नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा सील, 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान कल। बिजनौर में प्रधानमंत्री का यूपी में बीजेपी की लहर का दावा, अखिलेश को सत्ता में वापसी का भरोसा। मायावती का राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। और हरिद्वार में नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली, रावत सरकार पर तीखे प्रहार, वाजपेयी के सपनों का उत्तराखंड बनाने का दावा। और मणिपुर में नगा बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, संस्कृति और धरोहरों को बचाने की उठ रही मांग। समुदाय के लोगों ने कहा, किसी से बैर नहीं। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शनिवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। 73 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और एटा जिलों पर सबकी नजरें रहेंगी। पहले दौर में करीब 2,57,00,000 वोटर 26,823 बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 1,17,00,000 महिलाएं हैं। इस दौर में करीब 24 लाख वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं। 481 मतदान केंद्र और 1246 मतदेय स्थल हैं। 5,500 मतदान कर्मी और 6,000 पुलिसकर्मी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। हर सेंटर पर सेंट्रल पुलिस फोर्स है और जो नॉन पुलिस मेजर्स हैं डिसेंसिटाइज करने के लिए वेबकास्टिंग, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वो भी तमाम जितने भी हमारे क्रिटिकल और सेंसिटिव प्लेसेस हैं उसको पुलिस के साथ साथ नॉन पुलिस मेजर्स भी ट्रांसपेरेंसी के लिए रखे गए हैं। पहले चरण में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार आगरा दक्षिण सीट पर हैं, जबकि हस्तिनापुर में महज 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दौर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर, बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, बीजेपी नेता संगीत सोम, सुरेश राणा और सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह समेत कुल 839 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी रहेंगे जो पूरे दिन गश्त करके सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और सकुशल हो। किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी व्यवस्था पूरी है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है, क्रिटिकल बूथ्स पर जो व्यवस्थाएं होनी वो पूरी हो चुकी हैं। हम लोगों ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि हम लोग क्रिटिकल बूथ्स में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, उसको इंश्योर कर सके। तो हमारा मानना है कि काफी निष्पक्षता से और बिना भय और बिना डर के वातावरण में हम लोग इसको संपन्न कराएंगे। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुजफ्फरनगर जिले के 887 पोलिंग बूथों में से 600 पर वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जिले में 6,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस चरण में 73 में से 11 सीटें मिली थी। एसपी और बीएसपी ने 24-24 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 73 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 2,60,00,000 मतदाता 839 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया।
उत्तर प्रदेश की 15 जिलों में विधानसभा की सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ जहाँ मतदान स्थल से पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं वहां का नजारा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बलों को रवाना किया जा रहा है, साथ के साथ यहाँ पोलिंग पार्टीज को भी रवाना किया जा रहा है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा सर, आप लोग यहाँ से कहाँ रवाना हो रहे हैं? यहाँ से सर नोएडा। कुछ चुनाव आयोग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके के निर्देश दिए गए? निर्देश सर एज यूजुअल प्रिंटेड फॉर्म में भी मिले हैं और इन्होंने ट्रेनिंग भी कराई है सो दैट ये पूरा इलेक्शन स्मूथली हो सके। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ कि यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला इस समय यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी से। मैडम, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कल होने वाले मतदान के मद्देनजर? करीब 6-7 हजार फोर्स हैं जो कि डिफरेंट पोलिंग बूथ्स पे डिप्लॉयड हैं और उनके साथ हम अपना चुनाव। आप एसपी हैं ग्रामीण सुजाता सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खास निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं क्या? जो 48 घंटे के पहले का एक डेडलाइन होता है जो अभी हम लोग फुलफिल करा रहे हैं कि कहीं कोई प्रचार नहीं होगा, सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा कुछ फोर्स डिप्लॉयमेंट के निर्देश होते हैं कि हर पोलिंग बूथ पे आधा सेक्शन होगा या सेंटर पे आधा सेक्शन होगा, तो वो हम अपनी करवा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शराबबंदी के साथ साथ कई और जो इंतजाम है वो पुख्ता हों और इसके बाद फर्स्ट फेज के बाद बाकी बचे जो चरण हैं उनके लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी और 8 मार्च तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चरण चलेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, गौतम बुद्ध नगर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं फिर एक बार आपको नमन करता हूं। बिजनौर रैली में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों का नहीं 2 कुनबों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे बल्कि अखिलेश सरकार का कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया और तब जाकर के मुझे अखिलेश जी की समझदारी पर शक होने लगा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विरोध करने वालों को झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है। कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक जिसका भाजपा से कोई लेना देना न हो, राजनीति से कोई लेना देना न हो, ऐसा सीधा साधा सज्जन नागरिक, एक भी नागरिक ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सज्जनों की रक्षा करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने अखिलेश सरकार पर गन्ना किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शुक्रवार को शाहजहांपुर और पीलीभीत में चुनावी सभाएं की। पीलीभीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। फिरोजाबाद की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत का दावा किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीएसपी पर बीजेपी के साथ साठ-गांठ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मायावती अपनी हार देखकर बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर सकती हैं। एक भी सीट नहीं मिली और हमें जानकारी कराई कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सीटें 0 कैसे रह गई। और यकीन मानना, जब सच्चाई सामने आई तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा वोट और कई जगह वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा दिया। ये सावधान रहना, ये चुनाव हो सकता है कुछ भी कहने, लेकिन इनके रिश्ते पुराने भारतीय जनता पार्टी से 3 बार मिलकर की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने आज तक विकास का कोई काम नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं।
इसलिए साथियों ये मौका इस बात के लिए भी है कि इनको सबक सिखाना है। बताओ इनके पास कोई बात हो तो बताए, हमें जमीन पर उतरी हो। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बताते हैं। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। वो मन की बात करते रहे, समाजवादी लोग काम की बात करते रहे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास के कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी सरकार ने कभी लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में रैली कर अखिलेश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। मुरादाबाद रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर बरसीं। मायावती ने कहा कि जनता बीजेपी के नोटबंदी और समाजवादी पार्टी के जंगल राज से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में मायावती ने अखिलेश सरकार पर उनके कार्यकाल में बनी योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया। वर्तमान सरकार ने बहुत चलाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें एक समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। मायावती ने वोटरों से कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है। हालांकि रिकॉर्ड 23 महीने में तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे पर अभी भी कई जगह पर काम अधूरा पड़ा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार के बहुत बड़े काम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इतने कम समय में देश में कोई हाईवे बनकर तैयार नहीं हुआ। हालांकि अभी भी आगरा से फिरोजाबाद के बीच इसका काम पूरा नहीं हुआ है। हम आगरा से लखनऊ जा रहे थे तो हमने कहा कि उन्हें एक्सप्रेस बना है तो इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ से जब आए हैं तो हमें ये रास्ता बिल्कुल बंद मिल रहा है आगे से, और यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरह से इस पे चढ़ा जाएगा और जिससे हम लखनऊ पहुँच पाए। एक्सप्रेसवे का आधिकारिक उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह रेलिंग, डिवाइडर और बैरियर लगने का काम नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि समाजवादी पार्टी आधे अधूरे काम का श्रेय ले रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। जिस तरह रोड को बनाया गया जल्दबाजी में, निश्चित रूप से आज वहाँ पर कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये अभी कम से कम उसमें 1 साल और लगेगा। आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। जितना पार्ट उसका कम से कम 90% कार्य कंप्लीट हो चुका है। हालांकि काम पूरा होने के बाद ये 6 से 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे विकास की नई इबारत लिख सकता है। 10 जिलों के 236 गांव से इसके लिए बिना शोर शराबे के 3500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जल्दबाजी में इसे ट्रैफिक के लिए खोलने पर सवाल उठना लाजमी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला हींग और रंग कारोबार के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ कारोबारियों की दिक्कतों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी चुनावी मुद्दा बना है। परेशानियों के चलते कई कारोबारी दूसरे शहरों में पलायन कर गए हैं। ये है उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। ये हींग और रंगों के लिए काफी मशहूर है। मायावती के शासन के दौरान 1997 में ये महामाया नगर के नाम से नया जिला बना। समाजवादी पार्टी की सत्ता आई तो फिर से नाम हाथरस हो गया। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है। हाथरस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, हाथरस सुरक्षित, सादाबाद और सिकंदराराव। 2012 में 2 सीटें बीएसपी ने जीती, जबकि सादाबाद समाजवादी पार्टी के कब्जे में गई। यहाँ की जनता से वादे तो बहुत हुए, पर आज भी हाथरस में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। सड़कों की समस्या है भी जी, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी नहीं है जी, बड़ी लाइन हो गई, सब ट्रेन रुकती नहीं है जी जी। तो जिला बनने के बाद भी अगर आप यहाँ हैं तो आपको ठहरने के लिए कोई होटल भी ढंग का नहीं मिलेगा। हाथरस में हींग के 20 कारखानों से करीब 5000 मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है।
हींग कारोबारी कच्चा माल अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से मंगाते हैं। सारा काम हाथों से ही होता है, पर यह उद्योग करों के भारी बोझ से दबा हुआ है। कारोबारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी यहाँ कॉटन मिलें और बड़े कारखाने भी थे, लेकिन वो बंद हो चले हैं। अब हींग और रंग गुलाल कारोबार काफी लोगों को रोजगार दे रहा है। जितने भी उद्योग हैं सब कुटीर उद्योग रेडी में ही है, चाहे हींग का हो, रंग का हो, रेडीमेड गारमेंट्स का हो, नमकीन का हो, जो भी है। लेकिन जितनी वांछित सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए, शायद अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने वर्तमान में या भूत में किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया है। टैक्सेशन की बात करें तो रंग उद्योग है, गुलाल उद्योग, होली का सीजनल उद्योग है, और उसके लिए अदर स्टेट्स में पूरी तरह से टैक्स फ्री, कर मुक्त है। हमारे यहाँ टैक्स लग रहा है, तो यहाँ का उद्योग पलायन हो रहा है, हमारे कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है। वैसे तो राजनीतिक दलों ने यहाँ के उद्योगों के विकास के साथ खेती बाड़ी को भी एजेंडे में रखा है। इसके साथ ही और तमाम वादे भी हुए हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, हाथरस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पैतृक गांव सैफई हमेशा से ही खबरों में रहता है। मूलभूत सुविधाओं के मामले में यह प्रदेश का सबसे विकसित गांव है। 7,000 की आबादी वाले इटावा जिले का सैफई गांव राजनीतिक सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल है। कभी गुमनाम रहा सैफई प्रदेश की राजनीति का केंद्र है और इसका अंदाजा इटावा से सैफई वाली सड़क पर आते ही हो जाता है। सैफई अब देश प्रदेश में शिक्षा और खेल का बड़ा केंद्र बन रहा है। यहाँ पे मतलब प्रमोट किया जाता है पॉलिटिकली, और बाकी पोटेंशियल्स भी यहाँ पे हैं। डिफरेंट लोग गोल्ड मेडल्स भी लाते हैं और अच्छा नाम होता है कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इवन यहाँ पे काफी एथलेटिक्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कुश्ती होता है इंटरनेशनल लेवल का, हॉकी अभी नेशनल लेवल का होता है, स्विमिंग होती है। सैफई से 10 किलोमीटर दूर हवाई पट्टी है। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा 270 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज और 300 करोड़ की लागत से बना पैरामेडिकल कॉलेज गांव की राजनीतिक वर्चस्व को दिखाते हैं। फरुखाबाद बच्चा हुआ था, वहाँ इलाज से मना करने के बाद हमें यहाँ भेजे गए। बच्चा हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है और सब सुविधाएं हमें मिली है सर। हाँ, खाने पीने तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर हमें। 80 के दशक में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने के बाद सैफई ने काफी लंबा सफर तय किया है, लेकिन आसपास के गांव इतने भाग्यशाली नहीं हैं। जिले के दूसरे गांव देखकर ही फर्क साफ हो जाता है। सूबे में सिर्फ 5% ऐसे गांव हैं जिनको बिजली 20 घंटे से ज्यादा मुहैया कराई जाती है। हालांकि सैफई का विकास सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बाकी गांव का भी इस तर्ज पर विकास क्यों नहीं हुआ। इटावा से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब चलते हैं उत्तराखंड। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली की। हरिद्वार की रैली में उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य को बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को वो पूरा करेंगे। हरिद्वार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने हजारों की तादाद में लोग उमड़े। प्रदेश की पहली रैली में नरेंद्र मोदी ने हरीश रावत सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सपनों को हरीश रावत सरकार ने पीछे धकेल दिया है। एक दागी सरकार इसने इस देवभूमि की तपस्या को कलंकित करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हरीश रावत पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि उत्तराखंड की तरक्की तभी मुमकिन है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार बने। ऐसे गड्ढे में डाल दिया है, उसको बाहर निकालने के लिए डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। छोटा इंजन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार और बड़ा इंजन दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार। 40 मिनट से ज्यादा के भाषण में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला करार दिया। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उत्तराखंड के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 57% है, यानी युवा वोटर नई सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। सियासी दलों ने युवाओं को लुभाने के तमाम वादे तो किए हैं, लेकिन युवा वोटरों के जहन में कौन से मुद्दे हैं, ये टटोलने की कोशिश की राज्यसभा टीवी संवाददाता आरफा खानम शेरवानी ने। राजनेताओं से हम बात करते हैं, बाकी लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन युवा आखिर क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं फिलहाल दून यूनिवर्सिटी में, और यहाँ लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, ज्यादातर जो छात्र हैं यहाँ पर लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं। कोई स्पेनिश पढ़ता है, कोई जर्मन पढ़ता है, कोई फ्रेंच यहाँ पे पढ़ रहा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उन पर आखिर उनकी नजर है क्या। एजुकेशन सेक्टर जो है, जिसके बलबूते पे उत्तराखंड बना है, जिसके लिए उत्तराखंड फेमस है, कि उसको फिर से यहाँ पे उजागर करें। और ऐसी चीज़ें जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बात है, वो थोड़ी बाद में उसके बारे में सोचें। पहले यहाँ के बेसिक बुनियादी मुद्दे उन पर बात करें। लेकिन आपको लगता है कि क्या आपके यहाँ से पढ़ाई करने के बाद स्टेट में, यहाँ पर राज्य में आपके लिए नौकरियां हैं? नौकरियां तो हैं, जनरेट की जा सकती हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि इधर पे लोगों को काम दिया जाए। जैसे कि हमारे इस स्टेट में देखा जाए, जो टिहरी डैम बना है उसमें अराउंड 22,000 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ है, उसके बाद भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक करके हाइड्रोलिक कॉलेज से जा रहे हैं, वो भी बाहर दिल्ली या उस साइड के लिए जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जबकि वो टिहरी डैम के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, एक वोटर होने के नाते आपके लिए क्या चीजें इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण क्या है? आप कैसे चुनती हैं कि किसको वोट करना चाहिए? वोट तो हमें मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उनके आइडियाज़ को देखकर वोट करना चाहिए, जिसके आइडियाज़ हमें अच्छे लगते हैं यूथ्स को। क्योंकि अभी मुझे लगता है यहाँ पर देहरादून में और या फिर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा यूथ्स ही है जो वोट्स करने जा रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ के बेस पे हम उन्हें वोट करें। और जहाँ तक इसका लड़कियों की सिक्योरिटी का ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है उत्तराखंड तो इसमें काफ़ी अच्छा है। मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ जो एक मैदान और पहाड़ का जो एक फर्क है, क्या वहाँ लोगों के वोटिंग पैटर्न में कितना नजर आता है? क्या वाकई जो पहाड़ी युवा है वो मैदान के युवा से बिल्कुल अलग सोचता है? मैदान के लोग, यहाँ देहरादून के लोग ये समझ भी पाते हैं कि आखिर पहाड़ के लोगों के मुद्दे क्या हैं? मैम, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी हमें कमी लगती है वो ये है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री ही का अपना भविष्य तय नहीं है। कि हम देख सकते हैं कि हमारे राज्य 2000 में बना, आज जब 3 मुख्यमंत्री रहने थे, इतने मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता सबसे ज्यादा है। फिर दूसरी बात, जहाँ तक मैदानी और पहाड़ी एरियाज के हैं, जो पहाड़ी यूथ है वो सारा देहरादून में है, या दिल्ली में है, या जैसे इन्होंने कहा कि हैदराबाद जाना है इन्हें, पहाड़ में तो कोई है ही नहीं। क्योंकि पहाड़ के लिए यहाँ की राज्य सरकार दोनों, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जिम्मेदार हैं। कुछ प्रयास नहीं किए गए हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं कि पहाड़ पे जैसे कहते हैं कि डॉक्टर नहीं चढ़ते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं मैम कि पहाड़ पे ना तो डॉक्टर चढ़ते हैं, पहाड़ पे ना तो नेता चढ़ते हैं, और पहाड़ पे शिक्षक भी नहीं चढ़ना चाहते हैं। सबको मैदानी एरियाज चाहिए। पूरा जो डेवलपमेंट है, कुमाऊं एरिया है तो उसका हल्द्वानी में सब आना चाहते हैं, गढ़वाल एरिया है तो सब देहरादून आना चाहते हैं मैम। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल एक तरफ जहां 7 नए जिलों का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगा लोग अपने इलाकों में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थलों का सम्मान और संरक्षण हो। जाते जाते अखिलेश सुमन की इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। ये है मणिपुर का मखेल गांव, राजधानी इम्फाल से कोसों दूर। सेनापति जिले का ये इलाका नगा लोगों का गढ़ है और नगाओं के लिए धार्मिक महत्व की जगह। यहाँ के बाशिंदों की मांग है कि यहाँ के निवासियों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाए। I want this village as a smart village, just because this is a historical place, and we believe that the Nagas starts from this very place. नगा लोगों का मानना है कि यह इलाका नगा समुदाय का जन्म स्थल है। ये इलाका नगा, मैतेई और असमी लोगों के बीच सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। इलाके के विकास से पहाड़ी और तराई के लोगों के बीच पनपा तनाव कम हो सकता था, लेकिन सियासी फायदे के लिए सरकारों ने इलाके की अनदेखी ही की।
These stones represents the departure of three brothers. And the three brothers are Asufwalapa, the first brother. He is Mayang, so to say, the plainsman of Assam and elsewhere. Second is Tuto. He is the forefathers of Meitei. And third, Kepio is the forefathers of the Nagas. विकास का हाल यहाँ के रास्ते बयां करते हैं। हिचकोले खाती गाड़ियां जान आफत में डाल देती हैं। सत्ताधारी कांग्रेस इसके लिए राज्य के अपर्याप्त फंड को जिम्मेदार मानती है। This village has been neglected by the government in all sector. There is no blacktoping, no proper sanitation, no any government infrastructure. लेकिन नगा लोग ऐसी जिंदगी के आदी हो चुके हैं। बिना विचलित हुए वो अपनी धरोहरों को सहेजने में मशगूल हैं और पूरे सौहार्द और गर्व के साथ अपनी विरासत के बारे में बात करते हैं। This is the indication of for the forthcoming generation that Naga is one everywhere. So this is going to be the pillar of unity. नगा लोगों का मानना है कि उनका मैतेई या किसी दूसरे समुदाय से कोई बैर नहीं, बल्कि राज्य में सियासत के लिए समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश होती रही है। मणिपुर का बुनियादी ढांचा जरूरत के मुताबिक नहीं सुधर पाया है, लेकिन नगा इलाकों में हालात और भी खराब हैं। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने नगा नेता गई खंगम को उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन आने वाले चुनाव में उनकी सोशल इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होगी। नगांव के इस ऐतिहासिक गांव के लोगों में बहुत क्षोभ है। लोकतंत्र के महापर्व में तो वे भाग लेते हैं, लेकिन हर बार चुनाव के बाद वे ठगे जाते हैं। यहाँ तक कि चुनाव के समय भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के मखेल गांव से अखिलेश सुमन।